अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। आज जुम्मा है और जुम्मे को एक खुसूसी रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ। जुम्मे को सैयदुल अयाम कहा जाता है। आज के दिन खुसूसी तौर पर जुम्मे की नमाज का आपने एहतमाम करना है, दरूद इब्राहिमी आपने कसरत से पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को खुसूसी तौर पर याद भी रखना है। मौसम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से एक दफ़ा स्विच हुआ और अब फिर वही वाली कैफियत है, यानी महकमा मौसमियात ने सही बताया था कि एक बार पूरी तब्दीली नहीं आ जाएगी। हाँ, बारिशें होंगी लेकिन उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। ये भी कहना था कि बारिशें जो हैं वो तवक्को ये की जा रही है कि पहले से कम होंगी और हमें दिखाई दिया जो पहला सिस्टम दाखिल हुआ है वो जिस तरह से बरसा है, एक ही दिन हमें नज़र आया कि रात भर बरसता रहा और फिर अगले दिन से जो सूरज चमकता हुआ दिखाई दिया अभी तक चमक रहा है, दिखाई भी दे रहा है और महसूस भी हो रहा है। और जनाब इसके अलावा मुल्क भर में जो है एक इंटरनेट का इशू फेस कर रहे थे हम लोग सब। स्लो इंटरनेट चल रहा था, कई जगहों पर चल ही नहीं रहा था। तो वो एक सबमरीन केबल जो है उसमें ख़राबी थी, उसमें कोई फॉल्ट था जो कि अब ये पीटीए की जानिब से बताया जा रहा है कि उसको दूर कर दिया गया है और अब बगैर किसी तातुल के इंटरनेट फराहमी सार्फिन को यकीनी बनाई जाएगी। तो आपका ये मसला भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा मसला चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई की जो नमाज जनाजा है उसकी तैयारियां जारी हैं और शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई की नमाज जनाजा हफ्ते को तेहरान में अदा की जानी है और जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। मशहद में सुपुर्द खाक फिर उन्हें कर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान और तुर्किया के दौरे पर होंगे और वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. The Prime Minister will convey condolences on behalf of the people and the government of Pakistan to the Iranian leadership and the bereaved families, while reaffirming solidarity with the brotherly nation in their hour of profound grief. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं है, एक नए बाब का आगाज़ है। शहीद सुप्रीम लीडर की विरासत और पैगाम हमेशा रहेगा। ईरान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद के ज़रिए ही महफूज बनाया जा सकता है। उधर कतर और पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात आगे बढ़ने लगे हैं। शहीद आयतुल्लाह खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमान की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास हुआ है, जिसमें अमरीका और मशरक़ वस्ता ममालिक का अपना हरमज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अपना हरमज़ का इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंट कॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फ़ौजी इजलास खलीज फ़ार्स में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। इस पर हमने मज़ीद बात करनी है। बात करने के लिए मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर हैं। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये कि कल वज़ीर आज़म भी इजहार यकजहती के लिए जो है वो जाएंगे। आयतुल्लाह खामेनाई साहब का जो है वो जनाजा तेहरान में पढ़ा जाएगा और उसके बाद कुम मुंतकिल होगा। आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सरबराहान को दावत भी दी गई है और बहुत सारे सरबराहान जा भी रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? जी यकीनन ये एक लिहाज से ऐसा मौका है कि जिसको ईरान जो है इस जंग के बाद से और ख़ास तौर पे जो रहबर आला की शहादत के बाद से पहली बार मौका मिल रहा है कि उन्हें दुनिया के दूसरे ममालिक से जो सोशलाइज करने का एक गैर रस्मी अंदाज में सफारतकारी का एक मौका मिल रहा है। अब देखना ये है कि खित्ते के कौन कौन से ममालिक हैं कि जो इस खामेनाई साहब के सफ़र आखिरत में अपने अपने नुमाइंदे शिरकत के लिए भेजते हैं और वो किस लेवल के होते हैं। इससे भी एक आपको जो मूड है ख़ासतौर पे जीसीसी कंट्रीज़ का या जो अरब ममालिक का, वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया वो इस वक्त ईरान के साथ जो रप्रोचमा का एक तासुर मिलता है उसके लिए दिलो जान से भी तैयार है और इस मकसद के लिए यकीनन ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे वो अपनी एक सॉलिडारिटी और अपने इस ख्वाहिश का इजहार जो अपनी हाई लेवल शिरकत के जरिए कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल
जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये जो मुख्तलिफ ज़राए से इत्तलात आ रही हैं उसमें अभी तक किसी ऐसी कंफर्मेशन की इत्तला नहीं मिल रही कि जिसमें अरब दुनिया से या दुनिया के दीगर ममालिक से जो लोग शरीक हो रहे हैं, सवाए पाकिस्तान की जो कंफर्मेशन रिसेंटली भी आपने भी एयर की है। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा टेस्ट भी है, और ख़ास तौर पे ईरान के उस प्रोजेक्ट के जिसको वो लेके चल रहे हैं, जिसके बारे में ईरानी क़यादत बड़े शतुम्मत से बात कह रही है कि उनकी रहबर आला की जो विरासत है या जो उनका एक जो मिशन है वो चलता रहेगा। क्योंकि इस वक्त भी ईरान जो है अपने उसी जो दस्तूरी स्केल्टन और अपने उसी नज़रिया वलीयत अल फ़क़ीह जो है उस पर गामज़न है, कारबंद है, और यही वो एक मैं समझता हूँ उनकी तरफ से एक ऐसा कॉल है या एक जो ऐसी मिशन स्टेटमेंट है कि जो हमेशा से खित्ते के ममालिक के लिए बड़ा एक धड़का रही है, जिसे वो ईरानी इनकलाब से ताबीर करते रहे हैं, और उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से ईरान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं, चाहे वो उनके मुख्तलिफ जो पोलिटिकल ऑर्गन्स हों या मिलिट्री ऑर्गन जो मुख्तलिफ जगहों पर सरगर्म हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर हों, लबनान के अंदर हों, यमन के अंदर हों। तो ये वो अब, और दूसरा उनका जो पूरे का पूरा इस वक्त हुकूमती ढांचा है वो उसी दस्तूर पर कायम है कि जिस पर इससे पहले कायम था, और ख़ास तौर पे अभी जो एक वहाँ पे जिसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक रिजीम चेंज का नाम देते हैं और बड़े सॉफ्ट फेसेस का नाम देते हैं, वो आज भी आपको अपने आबराए हुर्मुज़ के हवाले से उसी सख्त मौक़िफ़ के तौर पर जाने जाते हैं, और उस पर एक इंच भी बच करने के लिए तैयार नहीं है। कतई इसके कि इस वक्त इस्तेमार जो है वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसियाँ हैं उसको बड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी वो ओमान को इससे में घेरे में लाना चाहता है कि वो अपनी साइड से आबराए हुर्मुज़ खोले ताकि ईरान वाली साइड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उसका वो जो एक सॉवरेन राइट है वो किसी तरीके से उससे छीना जा सके। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली आपने जो अपने इंट्रो में जिक्र किया कि बहरीन ने एक मेज़बानी की है 12 मुल्कों के फ़ौजी सरबराहान या फ़ौजी नुमाइंदगान की, और उसका मकसद और मुंतहा भी यही बताया जाता है कि आबराए हुर्मुज़ में सेफ पैसेज जो है उसको कैसे इंश्योर किया जाए। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पूरी पॉलिटिक्स है रीजन की, बल्कि दुनिया भर की मईशत, वो अगर किसी एक नुक्ते पर अटकी हुई है या खुदा न खास्ता तहबाला हो सकती है, तो वो यही आबराए हुर्मुज़ का बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुला या बंद रहना उससे मशरूत है। इस पर भी करते हैं मंसूर जाफर साहब थोड़ी सी बात, ज़रा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो आखिरी सफ़र है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि अभी किन किन ममालिक से कौन कौन से वफूद जा रहे हैं, अभी वो क्लैरिटी नहीं है मासिवाय पाकिस्तान से। आपको लगता है कि क्योंकि ये 50-55 सालों में एक बहुत बड़ी शहादत रही है और रहबर आला की शहादत है, आपको लगता है कि जो उनके साहिबजादे हैं मुश्तबा खामेनाई वो इसमें शिरकत करेंगे? सिक्योरिटी कंसर्न्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। इसराइल ऑलरेडी ये कह चुका है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो कुछ कर सकता है, या जिस तरह की वो इसको गीदड़ भपकी कह लें या फिर अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए इस तरह के बयानात वहाँ से सामने आते हैं। तो उनके वज़ीर दफ़ा यही कह रहे थे कि अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो 2 दिन में हो सकती है। तो आपको लगता है कि मुश्तबा खामेनाई शिरकत करेंगे? देखिए जी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके वालिद साहब का ये सफ़र आखिरत न सिर्फ उनके वालिद बल्कि उनके ख़ानदान के दीगर अफराद का, उनकी वालदा मोहतरमा है, उनके हवाले से भी कल जो फुटेजेस चल रही थी, इन सब के कफन जो है वो इस वक्त जहाँ महफूज जगह से थे उनको मुंतकिल किया गया था ताकि वो जनाजे के जुलूस का हिस्सा बनाया जा सके। एक उम्मीद तो है कि किसी न किसी लेवल पर वो शरीक होंगे, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से जो माजी में क्या सराहियाँ की जाती रही हैं या उनके इस हालत में ना होने की बात की जाती रही है, अब देखना यह है कि वो सेहत के उस मयार पर है कि वो इस तरह की किसी पब्लिक मीटिंग में और ज़्यादा देर तक पब्लिक अपीयरेंस दे सके। अब ये चीज़ मेरा ख्याल उनकी इस शिरकत को मुतय्यन करेगी। सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह मौजूद है, और जिस स्पॉइलर का आपने जिक्र किया वो तो किसी मौके की तलाश में है। यही वजह है कि इस सफ़र आखिरत की तैयारियों के ज़िमन में जो कटर रेजर जारी किया गया था ईरान की तरफ से, उसमें सरे फहरिस्त यही खदशा था और धमकी भी थी कि अगर ईरान ने, और अमेरिका को वार्निंग भी थी कि अगर इस दौरान इसराइल ने या किसी ने भी इस नौयत की हरकत करने की कोशिश की तो उसका जवाब जो है वो फिर ईरान जो है। अच्छा मंसूर साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल सैटरडे को 4 जुलाई भी है, तो ये एक महज एक इत्तेफाक है या ये स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन थी?
यानी ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि इसको क्यों मुंतखब किया गया। लेकिन बुनियाद तो यही थी कि आशूरा के बाद ख्याल यही था कि वो रखेंगे, लेकिन लोगों की ज़्यादा तवक्को ये थी कि शायद वो आशूरा के दिन ही रखें, लेकिन क्योंकि उस दिन दीगर जो प्रोसेशंस होते हैं, मुख्तलिफ जो मजालिस होती हैं, इस नौइयत की चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से शायद ये कोई उनका कोई रिकन्सिलेशन नहीं हो सकी उस इवेंट के साथ। इसे फिर 4 जुलाई जो है उस हवाले से मुंतखब किया गया। तो इसके बारे में कोई ऐसी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन लोग डांडे इसके मिलाते हैं कि इसकी अहमियत के पीछे। तो ये भी बताइएगा मंसूर साहब, बहरीन में ये इजलास हुआ, कुछ ममालिक ऐसे हैं आबनाए हुर्मुज़ जो है उनके लिए लाइफ लाइन का काम करती है, जिसमें बहरीन, कुवैत और कतर शामिल हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी तिजारत जो है वो इसी आबनाए के हवाले से होती है, इसी के थ्रू होती है। और बहुत सारे जो अजनास हैं, जो खाने पीने की अशिया है, पानी है, वो जो है इम्पोर्ट किया जाता है। आपको लगता है कि कुछ ममालिक के लिए ये सर्वाइवल का मसला है जिसके लिए इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं। जिन 3 मुल्कों का आपने नाम लिया, वो तो इसके अलावा उनके पास कोई मुतबादल गुज़रगाह नहीं है। यूएई ने अपनी एक फुजैरा की पाइपलाइन जो है उसको एक्टिवेट करने की बातें की हैं। इससे पहले सऊदी भी जो उनकी यम्बो पोर्ट से जो बहरा अमर के जरिए रास्ता है, लेकिन वो जो तेल का हुजम है उन पाइपलाइंस के जरिए, मुतबादल रास्तों के जरिए, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ से फ्लो हो सकता है। और वो यकीनन उसे सबोताज करना तो ज़्यादा आसान है किसी भी स्पॉइलर के लिए, बजाय इसके कि एक पूरा जो पाथवे है, जो वाटरवे है, जो माजी में भी इस्तेमाल होता रहा है। तो लिहाजा जो कतर, बहरीन और कुवैत जो है, उनका यकीनन दारोमदार अपनी पूरी तिजारत, अपनी दरामद और बरामद दोनों का जो है वो इस आबी गुज़रगाह पर है। और यही वजह है कि इस वक्त आपने देखा कि कतर तो खुद एक सालसी की उस टीम का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि उनको न सिर्फ अपने इस पाथवे, इस आबनाए हुर्मुज़ को जो यकीनी बनाना है, जो दीगर ममालिक के कंसर्न है उनको भी एड्रेस करना है। तो लग यही रहा है। और उसके अलावा दुनिया भर की मैशत, जब आपने देखा कि जब इसकी बंदिश हुई है, तो उसका जो असरात है, जो उसका फॉल आउट है, वो सिर्फ और सिर्फ इन मुल्कों पे नहीं आया। ये यकीनन बीइंग नेबर कंट्रीज डायरेक्ट अटैक में भी रहे हैं, और ख़ासतौर पे उनके जिस अंदाज से जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो ज़राए हैं आमदनी के, वो तमाम का तमाम चौक हो गए। खासतौर पे कतर का तो जो गैस का पूरा नेटवर्क था वो बैठ गया, और सबसे ज़्यादा मुतासर उसमें पाकिस्तान हुआ, क्योंकि हम बहुत बड़ी LNG का पार्ट जो है वो कतर ही से दरामद करते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यानी प्रॉब्लम पैदा हुआ, और बिलखुसूस इन मुल्कों के लिए कि इनकी अपनी जितनी भी प्रोसीड थी, जो आमदन थी, वो भी चौक होकर रहेगी। और उसके साथ साथ दुनिया ने जिस अंदाज से इसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस की गई, खुद अमेरिका अगर आज आपको मुज़ाकरात की मेज पे आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो कोई ईरान के हमले या कोई इस तरह का खदशा, सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। वो इस वक्त जब उनके रिजर्व जो है वो निचले लेवल पर जाने लगे हैं और खात्मे के करीब हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को फिर होश के नाखून आए हैं। उनके अवाम को जब उसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस हुई है, तब जाके उन्होंने जंगबंदी के हवाले से जो है अपना मौक़िफ़ जो अच्छा, तो अभी भी मंसूर जाफर साहब इस पर वो कायम रहेंगे, क्योंकि बार बार स्पॉइलर के शायद उकसाने पर कुछ, या फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ बयानात वो इस तरह के देते रहते हैं। और जिस तरह से अब ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ख़ास तौर पर जो नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान है, उन्होंने ये कहा है कि हुर्मुज़ का जो इंतज़ाम है वो ईरान के इख्तियार में है, उसका सेंटकॉम से कोई लेना देना नहीं है। और बार बार फिर अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयानात कि आबनाए हुर्मुज़ पर ये किया जाएगा या ये नहीं किया जाएगा, जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं जिनके हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो आखिरी रसूमात हैं रहबर आला की, उसके बाद दोबारा शुरू होंगे 15 के बाद ऑनवर्ड, मे बी 16 या 18 को किसी भी डेट पे। तो इन बयानात का इन मुज़ाकरात पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? जी, यकीनन इस नौइयत की जो कर्रफर की कैफियत है, न सिर्फ आपको मैदान जंग में दिखाई देती है कि जहाँ पे दुश्मन को धोखा देने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये मुज़ाकरात में भी अपनी पोजीशन को ज़रा रीइंफोर्स करने के लिए और फरीक मुखालिफ को जो है, जो मुकाबिल फरीक है, उसे दबाव में लाने के लिए इस नौइयत की बयानबाजी जो है वो बाज़ औक़ात मौसर साबित होती है, बाज़ औक़ात वो काउंटर प्रोडक्ट भी हो जाती है। इस वक्त यही दिखाई दे रहा है कि ये जो ओवरली अपसेस दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिकी इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, उस पर बहुत ज्यादा जो ले दे उनकी है, वो उनको नेगेटिवली किसी जगह से इम्पैक्ट तो कर सकती है, लेकिन पॉजिटिवली शायद उनके लिए कोई फायदेमंद ना हो। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इन चीजों
ये मंसूर साहब ट्रंप की बात करें, ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जिस तरह की जंग जो है ईरान में हुई है उसको जंग नहीं कहेंगे, तो अगर जंग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनके जहन में जो चल रहा होता है, ये जो तस्वीर जो बनाते हैं अब, क्योंकि उनके नजदीक यही वजह है कि आपने देखा कि जो अभी रिसेंटली आबना हॉर्मुज के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट दी कालिबाफ साहब ने। उन्होंने कहा कि हम किसी एग्रेसर को जो है वो आबना हॉर्मुज को किसी एग्रेसर के लिए प्ले फील्ड नहीं बनने देंगे, प्लेइंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो शायद वो अपनी कोई जंगी मशकें कर रहे हैं, इसमें कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मंसूर साहब, या अपने उस असर। दुरुस्त आप सही कह रहे हैं। ट्रंप के बयान से ही एक और बयान जो उन्होंने एक बार फिर से पाक भारत जंग का जिक्र किया, और उन्होंने फिर 11 तैयारे गिराए जाने का जिक्र किया, और उन्होंने फिर अपने हवाले से कहा कि 3 करोड़ जो जाने हैं वो उन्होंने बचाई इस जंग को रोककर। तो अब ये जो हम तो बार बार नहीं कह रहे कि हमने कितने तैयारे गिराए या कितने नहीं, जो मोदी का भारत है उसकी तो वैसे ही बोलती बंद हुई हुई है, तो इस तरह के बयानात के बाद वहाँ पर कैसी सूरत हाल बन जाती है? वैसे कि वहाँ यकीनन जो सफ़े मातम बिछी हुई है उसकी एक कतार जो है वो मज़ीद लंबी हो जाती है, और उसको जो हाहाकारी मचती हुई दिखाई दे रही है, उसके असरात आपको पड़ोसी मगरबी मुल्क अफगानिस्तान में भी दिखाई देते हैं। और फिर इसी तरीके से खुद जो भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल है वो भी, और उनका मीडिया जिस अंदाज से इस पूरे कज़िये पर जो है रद्द-ए-अमल देता है और ख़ासतौर पर बेफर्की उड़ाने के लिए मशहूर है। तो ऐसी सूरत में तो यकीनन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस नौइयत के बयानात हैं वो जलती पे तेल, बल्कि कुछ बिल्कुल ही जिसे कहना वो तो पूरी ऑयल रिफाइनरी जला देते हैं ऐसी सूरत में। तो बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद पाकिस्तान की जो एक लिहाज से जो इस सालिसी के रिकग्निशन को मतलब एक्नॉलेज करने के लिए इस नौइयत की शायद हॉट्रिक बाज़ का तो ये ज़रूरत से ज़्यादा उसका इजहार कर देते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है, और बिल्कुल धूल चटाई है, और मई की धूल वो आज तक उनको जायका उसका आ रहा है। बात कर रहे थे मंसूर जाफर साहब से। मंसूर जाफर साहब बता रहे थे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब याद करेंगे लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार को, जिनके मद्दाह जो हैं आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। मार्च 1928 को गुजरात में वो पैदा हुए और उन्होंने कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी। गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बिरंगे लिबास और हाथों में चिमटा आलम लोहार की पहचान बन गया। आलम लोहार ने फोक गायकी में हीर वारिस शाह गाकर खूब नाम कमाया। आज भी लोग उन्हें गुनगुनाते दिखाई देते हैं, उनसे लुत्फ उठाते दिखाई देते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। वेलकम बैक। आप जानते ही हैं कि आजकल एआई की बहुत बात हो रही है और लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल एआई ही है। तो इस दौरान जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये सवाल पैदा होता है कि क्या एआई के आने के बाद आपकी प्राइवेसी भी उसी तरह से महफूज रहेगी, या उसको इंश्योर करने के लिए आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद एआई लिटरेट होना पड़ेगा। तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद आरिफ आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लू चाय एआई के बानी हैं और ब्लू को टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के शोबों में 15 साल से ज़ायद का तजर्बे के साथ मुतादिद बैनुल-अक़वामी साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस के हामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Thank you very much for inviting me. It's my pleasure to be here. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही मुनफरिद नाम आपने रखे हैं। ये जो ब्लू चाय एआई है, ये नाम का इंतखाब कैसे किया और इसके मानी क्या है? देखें, ब्लू चाय एआई मैं क्योंकि पिछला मेरा जो बैकग्राउंड कोई 14-15 ईयर्स साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रहा, डिफरेंट कंट्रीज में काम किया, तो इधर 2 टीम्स होती हैं, एक ब्लू टीम एंड एक रेड टीम। तो ब्लू टीम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिफेंस कर रहे होते हैं, रेड टीम ये कि अटैक कर रही होती है। क्योंकि मेरी अपनी कंपनी ब्लू कोड टेक्नोलॉजी है, तो ब्लू मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है सिक्योरिटी को देखते हुए। और चाहे ये कि वर्ल्ड वाइड, मैं अभी अमेरिका में होता हूँ या और पार्ट आप चाइना ले लें या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाहे हर जगह बड़ा पॉपुलर नेम है दुनिया में। और एआई, क्योंकि मुझे एआई पे ये बनाना था पूरा प्लेटफॉर्म, तो ये 3 वर्ड्स मैंने ज्वाइन किए और एक नाम ब्लू चाय एआई रखा कि ये लोगों के लिए बड़ा कॉमन नेम है जो कि याद रहता है। तो ये देखते हुए बैकग्राउंड था कि जो नाम मैंने ब्लू चाय एआई रखा।
राइट अच्छा मोहम्मद आरिफ साहब, हमें अब ये बताइए कि ब्लू चाय एआई का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करता क्या है, और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने इसीलिए रखा कि ताकि दुनिया भर में रिकग्निशन इसकी आसान हो, तो काम के हवाले से भी अब बताएं। देखिए, ब्लू चाय एआई बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि वर्ल्ड वाइड में देख रहा था कि एक रिक्वायरमेंट्स हुआ करते थे कि लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि वो सिक्योरिटी में एक तो अगर मूव होना चाहते हैं, वो मूव होने के लिए क्या करें। ये बड़ा चैलेंज हर जगह, अमेरिका में भी और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह ये लोगों को प्रॉब्लम था। और सेकंड ये था कि जब अगर आप एंटर हो जाते हैं, होने के बाद आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। तो ये देखते हुए मैंने पूरा ब्लू चाय बनाया। इधर ये है कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या अभी कॉलेज ग्रेजुएट हैं या अभी प्रोफेशनल है जो कि कोई फील्ड में काम करते हैं, या नॉन आईटी हैं जो अभी आपको आईटी का आइडिया नहीं है लेकिन आप आईटी में मूव होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। इधर ये क्लैरिटी लोगों को दी। वो किस तरह दी कि जब आप अंदर आ रहे होते हैं प्लेटफॉर्म में, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा होता है, वो आपको आंसर करने होते हैं। करने के बाद आपको खुद ही वो डायरेक्शन देता है कि ये रेलिवेंट कोर्स आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए। ये डिफरेंट बैकग्राउंड अगर आपका है फिर अच्छा है। तो ये एक बड़ा मेन जो गैप था हर जगह वर्ल्ड वाइड के, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये नहीं बताता था कि ये कोर्स आपके लिए अच्छा है। आपको कोर्सेज तो बड़े मिलते हैं हर जगह, लेकिन जो आपको चाहिए, आपके लिए रेलिवेंट हो, वो मैंने इधर डायरेक्शन दी कि हो वो। अच्छा आरिफ साहब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं या जिनका आईटी से ताल्लुक नहीं है, वो भी ब्लू चाय के जरिए एआई की दुनिया में दाखिल हो सकते हैं, और रेलिवेंट जो कोर्सेज हैं उनके लिए वो उनको खुद ही गाइड कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, कोई भी बैकग्राउंड हो, आइदर एचआर में हो या आप ऑटोमोबाइल में हो, हेल्थ केयर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, अगर आपको एआई में मूव अब हर एक को होना है, तो एआई में मूव होने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया कि आइदर कोई भी बैकग्राउंड है, अब आपको मूव करने के लिए आप ब्लू चाय एआई पे आएंगे, वो आपको डायरेक्शन देगा और आप अपने करियर को ग्रो करते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, प्राइवेसी क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, और प्राइवेसी के एतबार से जो आम एप्लीकेशंस हैं जो इसका चर्चा नहीं करती हैं, वो अमूमन हमारी जो डिटेल्स हैं वो दीगर इदारों, दीगर कंपनीज़ के साथ शेयर करती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको इंश्योर किस तरह से करते हैं आपके ये जो डिटेल्स हैं, ये जो डाटा है, ये आगे मुंतकिल ना हो? और दूसरा सवाल ये है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि आप जिन एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी के नाम पर तशहीर जिसकी कर रहे होते हैं, उन एप्लीकेशंस में लोग इसीलिए शायद जाने से कतरा रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि वही एप्लीकेशन रास्ता बनती हैं उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने का। तो इसके हवाले से बताइएगा। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखें, ये जो प्लेटफॉर्म है ये 3 वर्टिकुलर पिलर्स पर काम कर रहा है। फर्स्ट पिलर जो मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो आपको डायरेक्शन देता है। सेकंड पिलर ये है कि अंदर ऐप डेवलप की हुई है कि कोई भी कंपनी में आप जाकर ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर देते हैं, अब उनका कोई डेटा जो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए या जो आपका क्वेश्चन की प्राइवेट डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, वो एप्लीकेशन खुद ही ब्लॉक कर देती है। अब कोई इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी का एम्प्लॉय अगर वो ईमेल करके बाहर भी भेजना चाहता आउट ऑफ द कंपनी, तो ये ऐप ब्लॉक कर देगी और एप्लीकेशन डेटा को बाहर फ्लो नहीं करने देगी। सेकंड बिल्कुल यही कि अगर कोई बाहर का डेटा कंपनी के अंदर आना चाह रहा है, एंटर होना चाह रहा है, वो भी ये ब्लॉक कर देगी। तो ये 2 मेन फंक्शनैलिटी। और थर्ड जो पिलर मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट के लिए, कि आजकल आपने देखा होगा फिशिंग पे बड़ा फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। फिशिंग का मतलब ये होता है इधर कि कोई आपको ईमेल आई, अटैचमेंट्स वगैरह आए, अब आप एक आम एम्प्लॉय को नहीं पता होता कि वो ओपन करना है नहीं, तो वो क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो वो नेटवर्क पे कंपनी के अंदर आके और वो आपका डेटा भी लीक होना शुरू हो जाता है, आपके नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है, मेलवेयर वगैरह अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ये ऐप का जो थर्ड पिलर मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल फिशिंग को पूरी तरह आपको ब्लॉक कर देगा और ट्रेनिंग देगा फिशिंग अवेयरनेस की, कि एम्प्लॉयज़ को पता चले कि आपको अगर फिशिंग ईमेल आ रही है तो आप खुद ही उनको ओपन ना करें, बल्कि उनको ब्लॉक कर दें या उनको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में फॉरवर्ड कर दें। तो जब तक अगर आपको खुद अवेयरनेस नहीं है एम्प्लॉय को, तो आप कोई भी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें लेटेस्ट टूल्स लगा लें, लेकिन अगर एम्प्लॉय खुद एरर करते हैं या वीक पासवर्ड बना लेते हैं या कोई लिंक को क्रिएट करते हैं, तो वो हर जगह प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये 3 डायरेक्शन बनाए जो तीनों पर काम कर रही है ब्लू चाय एआई।
राइट अच्छा आरिफ साहब, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि एआई की इम्पॉर्टेंस है और साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे चैलेंजेस भी सार्फिन को फेस करने पड़ते हैं। जब हम एआई के दौर में दाखिल होने की बात करते हैं तो अब तो वो दौर है जहाँ पर हमें अपने बच्चों को भी इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ कराना है, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पर बच्चों को इस तरफ ले जाया गया है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको इस तरफ लेकर आएँ, और फिर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनकी भी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो वो कैसे मुमकिन है? देखिए, अब एआई का जो टाइम, अगर मैं बात करूं कि ये कहूं कि फ्यूचर एआई है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेजेंट भी एआई अभी आ चुका है मार्केट में हर जगह वर्ल्ड वाइड। तो अब हर एरिया में आप कुछ भी स्टूडेंट हैं या अगर आप कॉलेज में हैं या अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो एआई के अंदर आपको इन्वॉल्व होना है। अब अगर आपको मैं बिल्कुल बेसिक अगर कोई एग्जांपल दूं कि आप एक घर में रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं, अब आप क्या करें, चैट जीपीटी पर जाएं, आप अपने कॉन्फ़िगरेशन लिखें घर की कि मेरा ये साइज़ है, ये रूम है, इतने लोग घर में होते हैं, ये मेरा बजट है, तो चैट जीपीटी आपको खुद प्रोवाइड करेगा कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन पे रहते हुए आप बेस्ट रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करते हैं। यूं ही अगर आप कार लेना चाहते हैं कोई भी एरिया में, तो जो आपका क्वेश्चन कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वर्ल्ड वाइड देखें कि टेक्नोलॉजी किस तरह काम कर रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं। अब वो टाइम चला गया कि आप बैठकर कोडिंग शुरू कर दें, और अब वो कोड वगैरह आप चैट जीपीटी पे जाएं, डायरेक्ट आपको वो कोड प्रोवाइड कर देता है। अगर आप क्यूए में काम करते हैं आपको पूरा क्वालिटी एश्योरेंस कर देता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉम्प्ट राइट करना आना चाहिए, कि प्रॉम्प्ट राइट का मतलब ये है कि जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितना अच्छा आप इनपुट दे रहे होंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा होगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो आपका क्वेश्चन कि जो चिल्ड्रन अभी जो बड़े यंग हैं, अभी वो ग्रेड 1 2 में भी हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एआई को अभी यूज करना शुरू करें। अच्छा आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसा हिना ने कहा कि स्कूल भी पढ़ाना शुरू हो गए, तो शुरू कहाँ से करना चाहिए? क्योंकि अब आपने कहा कोडर्स की जो है सूरत हाल ऐसी है कि वो थोड़े से इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, और एआई के आने के बाद से आपको क्या वो सारे प्रोसेस से, जिस ग्राइंड से वो गुजर कर कोडर बनते थे, उससे गुजर कर आने की क्या ज़रूरत नहीं है? फिर दाखिला कहाँ पर बच्चे को दिलवाया जाए जहाँ से वो शुरू करें? देखिए, ये टाइम पे अगर मैं आपको अपना बताऊं, प्लेटफॉर्म जो ब्लू चाय एआई है, इसके अंदर मैंने एक बड़ा बेसिक कोर्स अभी डेवलप किया, जो कि बिल्कुल नए लोग, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि आपका अगर कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है वो लोगों के लिए भी, उनमें क्या है कि एआई फंडामेंटल्स हैं, पूरा डायरेक्शन दिए कि आपको मशीन लर्निंग क्या होता है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मशीन लर्निंग पे शुरू करें, उनको आप पता होना चाहिए कि डेटा अगर आपको फीड करना है, आपको क्या क्या पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट जिनको आपको देखना होगा, किस तरह आप सिक्योरिटी देख रहे होंगे, किस तरह डेटा इंक्रिप्शन हो रही होगी। तो ये स्टूडेंट के लिए अभी जो बिल्कुल बेसिक शुरू करना चाहते हैं वो एआई फंडामेंटल्स पे आएँ, उनको ये कि लर्न करते चले जाएँ और प्रॉम्प्ट राइटिंग जितना इम्प्रूव करते हैं करें, और वही फिर आइंदा आगे चलकर। तो साहब, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इन स्टूडेंट्स के लिए जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं उनके लिए भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, जो मेन कोर्स एआई फॉर बिगनर्स वो बिल्कुल यही डायरेक्शन दे रहा है नए स्टूडेंट्स को कि वो अपने आप को किस तरह ग्रो करेंगे एआई एनवायरनमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म के हमारे हवाले से आपको हमें बताया है, नाजरीन को बताया है। तो जनाब, इस तरह की दीगर प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जो आपको आगाह कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, कुछ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त आ गया है जिसमें आपको एआई सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो दौर है वो एआई का ही है। ब्रेक के बाद हाजिर रहें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बार मौसम की ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं और बारिशों की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में जो बारिशों का नया सिलसिला है, ये बताया जा रहा है कि 6 जुलाई तक इसने जारी रहना है। एनडीएमए और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात कुछ एडवाइजरीज, कुछ अलर्ट्स बार बार जारी कर रहा है, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, बालाई इलाकों के लिए, शमाली इलाका जात के लिए, जहाँ पर शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं। तो यहाँ जाने के लिए आपको इन एडवाइजरीज़ को ज़रूर देखना है पहले, अगर आप विज़िट करना
करना चाह रहे हैं और बेहतर ये है कि अपना प्लान पोस्टपोन कर दें, क्योंकि इन्हीं दिनों में हादसात पेश आते हैं, नदी नालों में, दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल होती है। और बड़ा ही अफसोसनाक एक जो हादसा पेश आया, जो हमने कल भी देखा, परसों भी हमने देखा, कई जगहों पर बचा लिया जाता है रेस्क्यूअर्स की जानिब से, जो मुतासरीन हैं उनको कई जगहों पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पूरी की पूरी फैमिली डूब गई। और फिर बाद में जिम्मेदार कौन है? आप अपनी उस वक्त की एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो वो मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि आप अलर्ट्स देखें, एडवाइजरीज देखें और ख़ास तौर पर इन दिनों में नदी नालों से, दरियाओं से, झीलों से दूर रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन है ना, इसके साथ साथ ये भी तो देखना होता है ना कि आप इतनी शदीद गर्मी में ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल अवॉइड कर दे ऐसे मौसम को। नॉर्दर्न एरियाज़ के कुछ इलाके हैं जो महफूज हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो महफूज हैं, आप उनको ज्वाइन करें और वो एक्टिविटीज़ अगर रजिस्टर्ड हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर शुमाली इलाका जात में लोग अपने तय भी कर रहे होते हैं, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। तो अपनी जानों की हिफाजत खुद कीजिए, मौसम का मज़ा लीजिए। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, फीफा फीवर की बात करेंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन की टीम 2010 के वर्ल्ड कप के बाद पहला नॉकआउट मैच जीतने में कामयाब हुई है। हमने कहा था ना, बहुत सारी मिथ्स टूट रही हैं। उधर पुर्तगाल ने क्रोएशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोरंटो में खेले गए मैच में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। पुर्तगाल की जानिब से गोल रोनाल्डो और रेमोस ने किए, जबकि क्रोएशिया की जानिब से गोल प्रिचर्स ने स्कोर किया। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन और पुर्तगाल का मुकाबला होगा। इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं राय अजलान, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अजलान, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अजलान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजलान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अजलान कनेक्टिविटी का कोई इशू है। अजलान से भी हम बात करते हैं। हुकूमत तो कह रही थी कि ठीक हो गया कनेक्टिविटी, लेकिन मसाइल अभी भी हैं। जब बताया जाता है तब तक मामला सारे हल नहीं हुए थे। आज ही खबर मैंने ही आपको दी और देखें इस तरह से चल रहा है। जिस तरीके के मुकाबले हो रहे हैं अली, हम वैसे डेली यही बात कर रहे हैं कि मिथ्स टूट रही हैं और सरप्राइजेस मिल रहे हैं। और ये भी है कि जो अब रिवायती हरीफ है वो अजलान आ गए हैं, पूछे उनसे, हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अजलान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज आ रही है। चले, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी मजीद आवाज भी आप तक हमारी पहुंच जाए। अजलान, जिस तरह से हम ये बात कर रहे थे, उस दिन भी हमने बात की कि बहुत सारी मिथ्स टूट रही हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में, क्या कहेंगे आप? अब मैच जो था वो बहुत हद तक पुर्तगाल से ज्यादा शायद का मॉडल जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दरमियान मैच था। दोनों खिलाड़ी 2006 के वर्ल्ड कप और एक लिहाज से मैच से पहले एक क्लियर था कि इन दोनों लेजेंड्स में से किसी एक का आखिरी वर्ल्ड कप मैच होगा। ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच चूंकि तादाद ज्यादा है तो ज्यादा लोग दुआएं कर रहे थे कि उसका एक आखिरी मैच एंड इवेंट की एक रिकॉर्ड चल रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के राउंड में स्कोर नहीं करते, कल उन्होंने इवेंटली स्कोर भी कर लिया। मीम्स आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर जो कि इससे पहले बॉल भी खेलती रही हैं, उनका एक नॉकआउट राउंड गोल है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोई गोल नहीं है नॉकआउट राउंड में, तो वो एक मैच खत्म हुआ। अब आगे ये है कि पुर्तगाल के लिए शायद अब तक के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि बिकॉज उनका मुकाबला स्पेन से होने जा रहा है, जो कि वर्ल्ड कप पहले से कहा कि वन ऑफ द फेवरेट साइड्स है, सबसे ज्यादा फेवरेट साइड्स इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ अपार्ट स्पेन किया जा रहा था। तो अब पुर्तगाल का असल बड़ा चैलेंज कल अब आगे वाला जो मैच होगा वो होगा। सो कल के दिन में पुर्तगाल क्रोएशिया का मैच जो था वो तमाम तर बाकी मैचेस पे हावी रहा। ऑल्दो स्वीडन और स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का मैच भी था, स्पेन का मैच भी था कल के दिन में, लेकिन कल के दिन का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट वो पुर्तगाल और क्रोएशिया का मैच था। लुका मॉड्रिच रोनाल्डो थे, क्रोएशिया से कई सालों से बड़ा कंसिस्टेंटली अच्छा फुटबॉल खेलती हुई आ रही है। लास्ट टाइम उन्होंने इंग्लैंड का सफर तमाम किया था, उससे पहले उन्होंने अर्जेंटीना का सफर तमाम किया था वर्ल्ड कप में 2018 में। सो एक कंसिस्टेंटली अच्छा फुटबॉल खेलती हुई टीम आ रही थी एंड कहा जाए तो एक गोल्डन जनरेशन का जो एक दौर चल रहा था क्रोएशिया का, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है। अब पुर्तगाल के लिए चैलेंज ये होगा कि वो इस फॉर्म को आगे किस तरह से लेके जाते हैं, बिकॉज कल का मैच भी उनके लिए काफी मुश्किल रहा था।
तो आगे स्पेन के खिलाफ देखना होगा कि उनका कितना बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज लास्ट टाइम उनको मोरक्को की टीम ने बाहर कर दिया था, जो कि कदरे आसान हरीफ था। इस बार स्पेन की शक्ल में उनको बड़ा हरीफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजलान, ये भी बताइएगा कि जो अब राउंड ऑफ 16 के लिए टीम सिलेक्ट हो रही हैं, उनमें आपकी फेवरेट कौन सी है? जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी हमदर्दियां हमेशा अर्जेंटीना के साथ होती हैं, और चूंकि थोड़ा बहुत इंग्लैंड का पानी पिया हुआ या नमक खाया हुआ है तो इंग्लैंड है। चूंकि पाकिस्तान की टीम फुटबॉल नहीं खेलती तो फिर मेरी इस पे मेरी गुबुल वतनी भी टेस्ट नहीं हो सकती, लाइक वर्ल्ड कप में नहीं होती। बट देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जिस तरह से एक डिफरेंट इंग्लैंड की टीम हमें नजर आई है इस दफा, उनके जो करंट कोच हैं वो जिस तरह से हैरी केन को इस्तेमाल गए, हैरी केन इज नॉट स्ट्राइकर, ही इज अ प्ले मेकर, बड़ा क्रिएटिवली वो अपने डिप कर लेते हैं बैक पे और वहां पर वो मौका देते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो और का जो है वो में आते हैं, देन ही कम्स बैक स्कोर्स अ गोल। सो वो बड़ा क्रिएटिव फुटबॉल में देखने को मिल रहा है फ्रॉम इंग्लैंड साइड। अर्जेंटीना आपको मेसी का फैक्टर मौजूद है। अर्जेंटीना लाइक ब्राजील के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई फुटबॉल टीम है तो वो अर्जेंटीना रही है। देयर इज अ मैराडोना के साथ एक लोगों का रोमांस जरूर रहा है पाकिस्तान में। दैट मेसी है, करंट जो अर्जेंटीना की टीम है दे आर हियर टू डिफेंड द टाइटल, और अब तक उन्होंने सिवाय एक आध मैच के उनको कोई का थ्रेट भी नजर नहीं आया। राउंड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो राउंड ऑफ 32 में फिर आसान टीमें कुछ टीमों को मिली थी, और दो मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। बट फॉर इंस्टेंस स्विट्जरलैंड नाइजीरिया मैच में नजर आ रहा था कि स्विट्जरलैंड के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेन वाले मैच पे कल नजर आ रहा था कि स्पेन के चांसेस ज्यादा हैं। फुटबॉल क्रोएशिया वाज अ कॉन्टेस्ट, सो राउंड ऑफ 16 इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग आई थिंक। राइट, थैंक यू सो मच राइजलान, हमारे साथ मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप के जो राउंड ऑफ 32 के मुकाबले उनको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पॉडकास्ट पावर्ड बाय OneLink पाकिस्तान की डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक इकोसिस्टम से मुतालिक अहम मौज़ूआत को सामने ला रहा है। हर एपिसोड में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ उन तब्दीलियों पर बात की जाती है जो मुल्क की फाइनेंशियल फ्यूचर को शक्ल दे रही हैं। इस मरतबा एपिसोड 9 में पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट्स और कैशलेस इकॉनमी के बढ़ते हुए रुझान पर गुफ्तगू की गई। इस एपिसोड में डेल्सिस के चेयरमैन मिस्टर इब्राहिम अमीन और OneLink के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर सुलेमान हसन ने पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट्स अडॉप्टेशन, डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल और कैशलेस इकॉनमी के मुस्तकबिल पर तफसील से गुफ्तगू की। हमें ये जानने का मौका मिला कि किस तरह मोबाइल वॉलेट्स रोज़मर्रा ट्रांजैक्शंस का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं और किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर में जो तब्दीली है वो डिजिटल पेमेंट्स के इस्तेमाल को फ़रोग दे रही है। मेहमानों ने कोविड के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आने वाली तेज़ तरक्की, रास्त और OneLink का इसमें किरदार, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और पाकिस्तान में कैशलेस पेमेंट्स को आम करने के लिए की जा रही कोशिशों पर भी रोशनी डाली है। OneLink ने फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में अहम मालूमात शेयर की हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के एपिसोड 9 आपको ये समझाने में मदद देगा कि मोबाइल वॉलेट्स, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक कोलैबोरेशन किस तरह पाकिस्तान को कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जा रही है और आने वाले सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप इतवार शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखिए और ऑनलाइन देखने के लिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून यूट्यूब चैनल और इसके अलावा OneLink और पेपाक यूट्यूब चैनल्स पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात अब होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।